सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरदराना ताल्लुकात की तारीख में एक बहुत ही अहम मोड़ आ चुका है, जहां पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक मुश्तरका स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा किया है, जिसके तहत किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अब किसी एक मुल्क के खिलाफ जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ माना जाएगा। इस मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग देना और किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। अब इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर हरमैन शरीफैन को तहफ़्फ़ुज़ देगा। मुआहदे में मुश्तरका दिफा से मुराद ये है कि दोनों ममालिक किसी भी खतरे में एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे और अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। ये मुआहदा खित्ते में स्ट्रेटेजिक सूरत हाल को तब्दील कर सकता है, मौशी तब्दीलियाँ लेकर आ सकता है। अमरीका के इत्तेहादियों खलीजी रियासतों ने मुल्क की सलामती के खदशात को दूर करने के लिए ईरान और इसराइल दोनों के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की कोशिश की है। यह मुआहदा ऐसे वक्त में सामने आया है जब गल्फ स्टेट कतर को ईरान और इसराइल की जानिब से हमलों का निशाना बनाया गया है, जबकि पाकिस्तान को एटमी ताकत होने के साथ इंडिया से जंग में बेहतरीन फतह से फ़ज़ाई बरतरी भी हासिल हो चुकी है। अब मुआहदे पर दस्तखत दोनों ममालिक के गहरे दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन को ज़ाहिर करता है, और यह मुआहदा अमन के फ़रोग और इलाकाई सलामती बेहतर रखने की मुश्तरका मकासद की भी अक्कासी करता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा दोनों ममालिक के लिए सिक्योरिटी, मईशत और सिफारतकारी में इंतहाई सूदमंद साबित होगा। अब जो ख़ास तौर पर इसका दिल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूँकि दुनिया में बहुत से ऐसे जदीद हथियार इस वक्त भी मौजूद हैं जिनको खरीदने की सकत इस वक्त पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान का बजट बहुत महदूद है, पाकिस्तान के अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। ये मुआहदा इकोनॉमिकली पाकिस्तान के लिए कैसे सूदमंद साबित हो सकता है, और क्या डिफेंस बजट पर जो बोझ इस वक्त मौजूद है उसको किसी तौर पर कम करने में या कंट्रोल करने में पाकिस्तान को मदद मिल सकेगी। जो प्रेशर है इस वक्त पाकिस्तान की बजट पर अपनी सलामती को लेकर, क्या उसमें भी ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हारून शरीफ साहब साबिक वज़ीर हैं सरमायाकारी के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो एग्रीमेंट है, ये जो मुआहदा है, इसका अगर हम इकोनॉमिक एंगल देखें, जो डिफेंस एंगल है वो तो अपनी जगह मौजूद है, तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है इससे इकोनॉमिकली? चीज़ की टाइमिंग बहुत गौरतलब है, क्योंकि इस वक्त जो एग्रेशन था वो वन साइडेड हो रहा था और कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग वॉइस नहीं आ रही थी कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए मिलकर खित्ते में अमन के लिए क्या काम कर सकते हैं। तो ये मैसेज बड़ा क्लियर गया है। हमारी पार्टनरशिप तो पहले भी थी, लेकिन उसको एक तो इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है, दूसरा पब्लिकली अनाउंस किया गया है। तो इसका बड़ा गहरा डीप खित्ते की स्टेबिलिटी पर और वेलबींग पर इम्पैक्ट आएगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह। अब आते हैं इसकी दूसरी साइड पर। देखिए, ये तो एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टनरशिप का मुआहदा है, लेकिन इसके अंदर अब दोनों को ममालिक को और बाकी खित्ते के ममालिक जो इसको ज्वाइन करेंगे होपफुली, उनको अपने रिसोर्सेज को कंप्लीमेंट करना है। पाकिस्तान के पास एक महारत है, एक ट्रेंड मिलिट्री है, हमारे पास वेपन बनाने की फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन हमारे पास फिस्कल स्पेस कम है, हमारे पास टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने का पैसा कम है। तो अगर ये कम्प्लीमेंट होगा तो एक तो डिफेंस रिलेटेड इंडस्ट्री और उसकी एक्सपोर्ट के ऊपर अगर एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाया जाए तो उसका बहुत इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, क्योंकि मैं 1-1.5 साल से सऊदी अरब के साथ एडवाइजरी कैपेसिटी में काम कर रहा हूँ, उनकी जो डाइवर्सिफिकेशन हो रही है इंडस्ट्री की, उसके अंदर सऊदी अरब के अंदर एक पाकिस्तान के मुतल्लिक बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट उभरा है। वो जो सेंटिमेंट है वो ट्रांसलेट किया जा सकता है, जिसको कहते हैं सीजिंग द मोमेंट इनटू ए वाइडर इकोनॉमिक पार्टनरशिप। यहाँ हमें सोचने की ज़रूरत है कि सिर्फ सऊदी अरब से हमें इन्वेस्टमेंट मांगना इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन। हमारे पास सऊदी अरब को देने के लिए, जॉइंट वेंचर्स करने के लिए, उसके अंदर इंजीनियरिंग बेस देने के लिए, टेक्नोलॉजी का बेस देने के लिए, स्पोर्ट्स सेक्टर में काम करने के लिए बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, जिससे दोनों ममालिक को फ़ायदा हो सकता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़े, बल्कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान को एज ए रीजनल हब इस्तेमाल करे अपनी जो पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स हैं और जॉइंट प्रोजेक्ट्स बना के खित्ते में बेचने के लिए। लेकिन उसके लिए कुछ इदारा जाती इस्लाहात की ज़रूरत है। हमारे पास जो SIFC है उसको थोड़ा सोचना होगा कि वो इस मोमेंट के लिए किस तरह की एक्सपर्टीज उनको चाहिए और कैसे प्राइवेट सेक्टर को
इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है, रादर दैट के सिर्फ जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एज इन्वेस्टमेंट फ्लो यूज करने की कोशिश की जाए। और साहब यही अगला सवाल था मेरा कि ये अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो ये एग्रीमेंट हो गया और ज़ाहिर बड़ा इम्पैक्टफुल एग्रीमेंट है, लेकिन इसमें कोई विंडो प्राइवेट सेक्टर के लिए मौजूद है इस वेपन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए? और कुछ सऊदी कंपनीज ऐसी होंगी जो कि इन्वेस्ट करना चाहेंगी पाकिस्तान के इस सेक्टर में? जी, खाली इस सेक्टर की बात नहीं है। देखिए, इस वक्त जो सऊदी अरब के अंदर जो 3 तरजीहात जिनमें पाकिस्तान फिट इन होता है, एक तो फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर का सेक्टर है, जिसके अंदर हमारी बड़ी एक नेचुरल अलायंस बन सकती है, क्योंकि वो सब कुछ इंपोर्ट करते हैं, उनकी ज़मीन ज़राअत के लिए इतनी मौजू नहीं है। दूसरा, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका सेक्टर है। हमारे पास बहुत अच्छे ब्रेन्स हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हैं, पाकिस्तान के बाहर भी हैं, वहाँ पार्टनरशिप्स का बहुत पोटेंशियल है। डिफेंस प्रोडक्शन, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जॉइंट रिसर्च से जो हमारा बेस है आगे, आपको सुन के शायद हैरानी हो कि बहुत से ममालिक इंक्लूडिंग अमेरिका एंड ब्रिटेन जो डिफेंस की प्रोडक्शन है वो 70 से 80% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। अच्छा। यहाँ हमारे पास जो है अभी वो बड़ी एक सेंसिटिव एरियाज़ के अंदर बनाई जाती है, तो हमें इसके लिए एक पॉलिसी बना के इसको ओपन करना चाहिए ताकि वो एक जॉइंट प्रोडक्शन में पैसा भी आ सके, पार्टनरशिप्स आ सकें। अब ये सऊदी अरब के साथ अगेन सिर्फ ये देखना कि हम उनका पैसा लेंगे, हमें उससे आगे निकलना है पार्टनरशिप के मॉडल पे। तो मैंने जैसे आपको 3 सेक्टर तो अभी आइडेंटिफाई कर दिए हैं। 2034 का वर्ल्ड कप आ रहा है, देयर इज ए ह्यूज डिमांड फॉर स्पोर्ट्स गुड, स्टेडियम बनने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने हैं, होटल बनने हैं। हमारे लोग उसके अंदर, और ख़ास तौर पे चाइना से मिलके, क्योंकि इवेंचुअली हमारे डिफेंस सेक्टर के अंदर चाइना की पार्टनरशिप अवेलेबल है, तो हम इसके अंदर बहुत सा काम कर सकते हैं। उसकी फाइनेंसिंग अरेंज करने की ज़रूरत है, फैसिलिटेशन करने की। मैं इसमें एक आध सेक्टर में ख़ुद काम कर रहा हूँ, तो मुझे नज़र आ रहा है कि अगले 10 साल में पोटेंशियल ज़्यादा है। लेकिन मैं फिर से अर्ज़ करूँगा कि हमारी हुकूमत को अपने इदारा जाती फोकस, माइंडसेट और क्लाइमेट के मुतल्लिक बहुत इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हम अभी एक ओल्ड स्कूल में हैं कि हमारे गैप ब्रिज हो जाए, हमारा फिस्कल डेफिसिट बेहतर हो जाए, हमें कोई डेट मिल जाए शॉर्ट टर्म के लिए। आई थिंक वी नीड टू राइज अबव और एक लॉन्गर टर्म इकोनॉमिक पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क डेवलप करने की ज़रूरत है, और उसके लिए एक्सपर्ट्स को लाना चाहिए जिन ने दुनिया में काम किया। और हम सब इवन हम इन ओल्ड थॉट्स के साथ भी जब थोड़ी सी स्टेबिलिटी हासिल करने की तरफ जा रहे होते हैं, तो कोई ऐसी कुदरती आफत या कोई ऐसा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होता है जो फिर वो हमारी वो एफर्ट्स भी बिल्कुल तबाह करके रख देता है। जो रिसेंट चैलेंजिंग सिचुएशन है इस वक्त, जब फ्लड ने अच्छा खासा डैमेज किया हमारी एक्सपोर्ट को भी, हमारी प्रोडक्शन को भी, इस कॉन्टेक्स्ट में इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए अब कितनी ज़रूरत है इस तरह की जॉइंट वेंचर्स की या दीगर ममालिक की इन्वेस्टमेंट्स की? चूँकि हम आमतौर पर इन कुदरती आफात में एड की तवक्को लगाए हुए होते हैं, तो ये जॉइंट वेंचर्स कितनी अहमियत के हामिल होंगे? जी देखें, इसके अंदर हमें जो आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है, पाकिस्तान पे ऊपर एक्सटर्नल शॉक्स जो हैं ख़ास तौर पे क्लाइमेट लिंक्ड बहुत रेगुलर हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड शॉक्स भी आ जाते हैं। इन चीज़ों को डील करने के लिए हमें कुछ खित्ते का एक क्लाइमेट फंड बनाना चाहिए, और उस फंड के थ्रू जहाँ पर सऊदी अरब एक बड़ा पिवटल रोल प्ले कर सकता है कि हम एक एक्सपर्टीज़, सब कुछ हुकूमत पे नहीं छोड़ा जा सकता, इसमें प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव दे के सामने लाना होगा। और देखिए ना, सऊदी अरब जैसे ममालिक या गल्फ़ के ममालिक, उनके पास लिक्विडिटी तो है लेकिन एक्सपर्टीज़ की कमी है। हम अगर वो कम्प्लीमेंट कर देते हैं और पूरे खित्ते के लिए करते हैं, तो उनको भी एक इन्फ्लुएंस मिलता है कि मार्केट स्टेबल रहेंगी। दूसरा, एक मैसेज बाहर भी जाता है कि अब यहाँ पाकिस्तान में स्टेक्स बढ़ रहे हैं। जब स्टेक्स बढ़ेंगे तो आपकी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की एश्योरेंसेस भी बढ़ेगी। लेकिन एक एंगल आप ज़रूर जहन में रखें, इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हो रहे हैं ये खुशाइंद हैं। एट द एंड ऑफ द डे, आज के ज़माने में अगर हमने नेशनल सिक्योरिटी को एड्रेस करना है तो इकोनॉमिक और ह्यूमन सिक्योरिटी के बगैर नहीं कर सकते। हमें लोगों को इंक्लूसिवली
एक बेनिफिट दिखना चाहिए तो वो इन डेवलपमेंट्स को ना सिर्फ ऑन करेंगे बल्कि सपोर्ट करेंगे। यहाँ पॉलिसी शिफ्ट और इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट की जरूरत है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, और हमारे जैसे लोग हम हाजिर हैं, लेकिन इसके लिए एक सीरियस पॉलिटिकल विल और फोकस देने की ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, साबिक वज़ीर सरमायाकारी हमारे साथ मौजूद थे। हारून साहब की सुनिए, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इस वक्त ये माहिदा है, और इस माहिदे के बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट इस वक्त डे 1 ही हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, जहाँ स्टॉक मार्केट ने भी 1775 पॉइंट्स का एक बूस्ट देखा है, और 1,57,000 950 से भी ज़ायद पर इस वक्त स्टॉक मार्केट मौजूद है। आज ट्रेडिंग के दौरान एक मौका ऐसा भी आया था जब तारीख में पहली बार 1,58,000 का फिगर भी ये इंडेक्स क्रॉस कर गया था, और 1900 पॉइंट्स का भी इजाफा रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन अब थोड़ा सा डिक्लाइन आया, थोड़ी करेक्शन हुई, और अब मार्केट 1,57,950 से ज़ायद पॉइंट्स पर इस वक्त मौजूद है। एहसन मेहनती साहब, MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। तो एहसन साहब, ये कल हमने हुआ, आज हर जगह पर ये डिस्कस हो रहा है, और स्टॉक मार्केट में भी जो एक बूस्ट आया है वो उसमें इस माहिदे का भी इम्पैक्ट बहरहाल मौजूद है अपनी जगह पर। डिफेंस पैक्ट को काफी पॉजिटिवली लिया है, और यही वजह है मार्केट जो है ट्रिगर्स को जो है वो उसको जो है एक्सपेक्ट कर रही थी, और ये बहुत बड़ा ट्रिगर है कि एक डेवलपिंग सिचुएशन है जहां पर IMF का रिव्यू ड्यू है पाकिस्तान के साथ, बट एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि मुस्बत बात ये है कि हमारे साथ जो है सऊदी जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उसके बाद तवक्कुआत ये हैं कि ऐसे कोई सपोर्ट की अगर जरूरत पड़ी तो जाहिर है ये सारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं जिनके साथ हम तवक्कुआत के साथ जो है वो कोई और मजीद भी डिफेंस पैक्ट अगर करते हैं तो वहां से कतर भी और फिर सऊदी और फिर यूएई ये सारे जो है कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। और साहब, ये तो ज़ाहिर एक प्योर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, एक मुआहदा है, क्या इसके असरात का ये फ़ायदा हो सकता है कि कुछ B2B डील्स भी हो सकें, कुछ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर भी पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट कर सके, या हमारी स्टॉक मार्केट में मजीद कुछ इन्वेस्टमेंट आ सके? देखिए, बिल्कुल ये प्राइवेटाइजेशन के फ्रंट पर अगर आप देखें तो रूजवेल्ट की भी जो है काफी ज्यादा बिड्स मिली हैं। ये चीज इंडिकेट कर रही है कि तमाम जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरेस्ट वो ले रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। बट आई थिंक ये ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, स्टेप वाइज जो है जिस तरह से हमारी डेवलपमेंट सिचुएशन है, हमारे जैसे SOEs को हम सामने लेकर आते हैं, जितना क्लियर करते हैं, इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट जितना फ्रेंडली करते हैं, आई थिंक कि उसी हिसाब से जो है वो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी। बट रिकोडेक एक अच्छी डेवलपमेंट थी, आई थिंक कि उसके बाद दीगर जो पार्टनर्स हैं मिनरल साइड पर भी आ सकते हैं, एग्रीकल्चर साइड पर आ सकते हैं। स्पेशली ये इंटरेस्ट जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम जो है वो अपनी पोजीशन को मार्केट कर सकते हैं। बट आई थिंक कि इससे बेहतर सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान नहीं था किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, और स्पेशली मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए जो इससे पहले अपना इंटरेस्ट शो कर चुके थे। बट जब चूंकि इस वक्त डिफेंस पैक्ट वो साइन कर चुके हैं तो आई थिंक दे विल बी मोर कीन कि ये मामला जो है B2B की तरफ जाए। अच्छा, अगर हम लोकल इन्वेस्टर्स की बात करें तो मार्केट में इस वक्त हमने देखा, जब से फ्लड की सिचुएशन आई थी उसके बाद सीमेंट सेक्टर बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा था, बहुत ऊपर गया, और इसके अलावा दीगर कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर इस वक्त लोकल इन्वेस्टर्स की ज़्यादा अट्रैक्शन मौजूद है या उनकी ज़्यादा दिलचस्पी है इस वक्त? एहसन साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? देखिए, इस वक्त अक्रॉस द बोर्ड हम देख क्राइसिस जो है उसके खात्मे के लिए जो है गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा एफर्ट की हैं। सर्कुलर डेट क्राइसिस जिस तरह से सॉल्व होगा, आई थिंक वो भी एक रीजन बनेगा। सेकेंडली जो है वो हम ये भी देखेंगे कि आगे जो गवर्नमेंट की प्राइवेटाइजेशन की जो डिलिब्रेशन है, आई थिंक वो भी एक मेजर रीजन होगा कि जिसके साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान मार्केट का रुख करेगी। सही, और हम इंडेक्स को बहुत बड़ी तादाद में बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाता देख रहे हैं। अभी समझे कल ही की बात है, कुछ अरसे पहले ये 6 फिगर्स में दाखिल हुआ था, अभी 150 भी क्रॉस कर गया है। मार्केट का जो वॉल्यूम है वो भी इसी तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। इन्वेस्टर्स का एतमाद भी इतना ही ठोस और काबिल एतमाद है जिस तेज़ी से ये इंडेक्स इस वक्त ग्रो कर रहा है। जी बिल्कुल, ये रिकॉर्ड वॉल्यूम्स हैं, और आई थिंक कि ये मोरलेस जो है रिकॉर्ड वॉल्यूम्स इंडिकेट करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट जो है इंडिविजुअल से आ रही है, इंस्टीट्यूशन से आ रही है, इंटरनेशनल भी आ रही है। बट आई थिंक कि जो फोकस है वो यही है कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा मार्केट को सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से इंटरडे करेक्शन अगर आता भी है तो मार्केट में सपोर्ट जो है वो इवेंचुअली आ जाता है। तो आई थिंक कि काफी ज्यादा सॉलिड इन्वेस्टमेंट आ रही है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, और आने वाले वक्तों में काफी ज्यादा सपोर्ट करेगी कि मार्केट नए हाईएस को जो है वो टच करे। और आई थिंक उसका रीजन यही है कि फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आगे अर्निंग सीजन आना है सितंबर क्लोज पे, आई थिंक वो भी एक मेजर रीजन होगा कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी उस टाइम पर भी जब अर्निंग सीजन और स्ट्रांग अर्निंग जब हमें अनाउंस होंगी, आई थिंक वहां पर भी जो है काफी ज्यादा सपोर्ट देखा जाएगा। ओवरऑल इस वक्त इसका मतलब एक सेफ जोन में मार्केट दाखिल हो गई है। गो कि हमने पिछले 2-3 रिव्यूज़ में देखा इंटरेस्ट रेट में कोई कमी नहीं हुई और इसके बावजूद भी मार्केट में स्टेबिलिटी बरकरार रही। तो ये आने वाले दिनों में भी इसी तरह से ये ग्रोइंग प्रोसेस जारी रहेगा।
देखिए वी कैन नॉट से कि ये एग्जैक्टली सेफ है, बट 80 बिलियन तक की जो है वो हमने देखा है कि वो लेवरेज मार्केट के अंदर है जो कि इम्पैक्ट कर सकती है। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव पॉजिटिव है मुल्क के लिए। जो इकोनॉमिक डेटा है वो आप देखें, इन्फ्लेशन का देखें जो 3% पर आई, और फिर इसके बाद हम देखें इससे पहले भी जो हमारे रेमिटेंसेज हैं 7% उसमें इजाफा है। इकोनॉमिक डेटा अगर हम देखें तो पेट्रोलियम सेल्स, सीमेंट सेल्स, फर्टिलाइजर सेल्स, ये तमाम मुस्बत डायरेक्शन दे, ऑटो सेल्स, ये सब डायरेक्शन इसी तरफ दे रही है कि रिजल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग आएंगे, और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आएंगे तो न्यू इन्वेस्टर्स भी एंटर होंगे और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी भी जो है काफी ज्यादा सपोर्टिव होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन मेहंदी साहब, एमडी एंड सीईओ आरिफ हबीब कमोडिटीज़ हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के तो अब क्या हुकूमत सैलाब के जो नुकसानात हैं उनको पूरा करने के लिए कोई मिनी बजट ला रही है, और अगर लाती है तो वो किन किन सेक्टर्स पर आयद हो सकता है, उससे महंगाई में कितना इजाफा हो सकता है। एक ब्रेक के बाद इस पर तफसील से बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स सराफा एसोसिएशन के मुताबिक फ़ी तोला सोना अब 4 लाख के करीब पहुंच चुका है, जो कि ज़ाहिर है एक दिन में हमने पिछले चंद रोज़ में बड़ा इसमें इजाफा होते देखा है। और अब ये जो नई रिकॉर्ड सतह है सोना यहाँ पर पहुँचा है, और इसी के पैरेलल 10 ग्राम का जो सोना है उसमें भी इसी तरह से कीमत में इजाफा होता जा रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ रोज़ से ये सिलसिला बहुत तेज़ी के साथ जारी है। तो अब ये सूरत हाल क्यों इस तरीके से पैदा हो रही है, और आलमी मार्केट में भी इस वक्त जो सोने की कीमत है उनमें नुमाया इजाफा हम ये देख रहे हैं। 1-2 रोज़ पहले जो रेट था वो $3,600 से भी ऊपर था, बल्कि $3,700 फ़ी औंस तक पहुँच चुका था, जो कि एक दिन में $49 का इजाफा ज़ाहिर कर रहा था। और इसके अलावा स्पॉट गोल्ड भी बढ़कर $3,680 से ज़ायद तक पहुँच चुका था। तो अब ये सूरत हाल कब तक बरकरार रहेगी, चूँकि इससे लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बहुत मुतासर हो रही है, और ये कीमत बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा सकती है, इस पर हम बात करेंगे। इमरान खान टिसोरी साहब जो चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान गोल्ड ज्वेलर एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये सोने की कीमत हम देख रहे हैं फ़ी तोला ऑलमोस्ट 4 लाख के करीब पहुँच गई है। शायद एक आध दिन में ये 4 दिन में ये 4 लाख को क्रॉस भी कर जाए। तो ये कहाँ जाकर रुकने के इम्कानात हैं इसके? जी थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, मैंने, आपको याद होगा पिछले 3-4 महीने पहले जब हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे तो उस वक्त भी मैंने अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में अपना ओपिनियन दिया था कि मार्केट की जो सूरत हाल दिख रही है और हालात अगर इसी तरीके से रहेंगे तो मार्केट जो है 4 लाख तोला तक जाके टच कर सकती है। आज आप देखें कि हम सितंबर में बैठे हुए हैं और मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 4 लाख जो है वो टच कर रही है। आज जो है मार्केट 3,86,000 रुपीज पर तोला है और बहुत करीब है 4 लाख पर तोला के। अच्छा, रीजन इसका क्या है? मैंने आपको पहले भी जैसे एक्सप्लेन किया था कि इस वक्त दुनिया के जो सेंट्रल बैंक हैं वो इस वक्त गोल्ड बाय कर रहे हैं, जिसमें चाइना नंबर 1 हो गया, फिर यूएसए, यूके, टर्की हो गया, और दूसरे ममालिक भी हैं, वो ईरान भी इसमें शामिल है। वो इस वक्त जो है वो हैवी परचेजिंग चल रही है। डॉलर पे से एतमाद लोगों का हट रहा है। जो हालात चल रहे हैं अभी पिछले दिनों इजराइल और कतर के दरमियान की भी एक वजह थी जिससे एकदम से जो है वो ऊपर रेट्स जो हैं वो गए। तो मैं समझता हूँ अगर ये हालात रहे और जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज में इन्फ्लेशन और ये मजीद अगर बढ़ेगा तो ये देखिए 4 लाख तो ऑलमोस्ट हम टच कर चुके हैं। हो सकता है कि 4 लाख को भी क्रॉस कर जाए। अच्छा। तो इसका डेफिनेटली इफेक्ट एक लोकल मार्केट पे पड़ रहा है, बट आई थिंक ऑन द सेम हैंड जो यहाँ पे गोल्ड से, बुलियन से रिलेटेड लोग हैं वो इसमें पैसे भी बना रहे हैं, और इस वक्त मार्केट में परचेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू इतना नहीं है पर बेचने वाले लोग बहुत हैं। तो इसका मतलब इमरान साहब ये अभी ज़ाहिर है ये जो तनाज़े हैं, आलमी तनाज़े जो जंगों की सूरत में इस वक्त चल रहे हैं, ये तो अभी फ़िलहाल ख़त्म होते फौरी तौर पर दिखाई नहीं दे रहे। तो ये कीमत 4 लाख क्रॉस करके 4.5 और फिर 5 लाख की तरफ अपना सफ़र जारी रखेगी। जैसा कि आपने देखा कि गोल्ड अब लोगों की उससे बाहर चला गया है, तो इस वक्त जो है वो सिल्वर इज द सेकंड गोल्ड इन पाकिस्तान एंड इन द वर्ल्ड ऑल्सो। बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं वो अब सिल्वर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और पिछले 3-4 महीनों से आप देखेंगे कि सिल्वर की प्राइस में भी बेहद जो है वो इजाफा हो रहा है। सिल्वर की बहुत डिमांड इस वक्त मार्केट के अंदर है। जो लोग इसमें ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और ज्वेलरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है मार्केट जो है वो चेंज हो रही है, क्योंकि गोल्ड जो है वो अफोर्डेबल अब नहीं रहा है, बहुत सारे लोगों की उससे बाहर निकल गया है। तो मैं समझता हूँ कि सिल्वर की मार्केट जो है वो बड़ी स्ट्रांग हो रही है गोल्ड के बाद। गोल्ड मैंने कहा कि देखें एंड ऑफ द ईयर मैं जो देख रहा हूँ अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि ये 4.5 लाख को भी क्रॉस कर लेगा अगर हालात यही रहे, बट देयर इज नो
बैक मुझे कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि गोल्ड के अंदर जो है मार्केट ने नीचे आना है। और इमरान साहब, ये गोल्ड को लेकर एक फॉरेन बायर्स का भी एक इशू इस वक्त चल रहा है। कोई 160-170 अरब का सोना फॉरेन बायर्स का इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। कोई SRO 670 का इशू है, वो क्या तनाज़ा है और इस सोने की क्या अहमियत है पाकिस्तान के लिए? जी देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं आपके चैनल से इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। हमारा एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 760 हमारा एक SRO है जिसके तहत पाकिस्तान से हम लोग ज्वेलरी जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा। पिछले 4 महीनों से पाकिस्तान में 170 बिलियन रुपीस की वर्थ का गोल्ड जो है पाकिस्तान में जो है स्टकअप हुआ है और इससे पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है। बाहर से जो हमारे बायर्स हैं जो पाकिस्तान में ऑर्डर जिन्होंने प्लेस किए हुए हैं, जिसमें USA, UK, दुबई और दूसरे ममालिक कनाडा शामिल हैं, उन्होंने पाकिस्तान में 170 बिलियन रुपीस का कोई अराउंड 60 kg गोल्ड बनता है पाकिस्तान में इस वक्त वो स्टकअप हुआ है। और जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो फैक्ट्री वाले हैं, जिनको ये ऑर्डर्स मिले हैं, बिकॉज ये SRO सस्पेंड कर दिया गया है जिसकी वजह से वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है। हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, FBR से, सेंट्रल हमारे जो स्टेट बैंक से, प्राइम मिनिस्टर से भी अपील की है कि खुदारा इसको जल्द से जल्द जो है वो सस्पेंशन को हटाएं ताकि यहाँ से जो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ सके। वैसे ही हमारी एक्सपोर्ट जो है बहुत कम है ज्वेलरी की। हम जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहे हैं पर इस टाइम के ऊपर जब हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत है, हमें जो है वो काम करने तो इमरान साहब, हम कोशिश करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से हम भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले सकें। जब आप लोगों ने उनसे रब्ता किया तो उनका क्या रिएक्शन सामने आया इस पर, क्यों ये सस्पेंड किया गया? उन्होंने किसी अजम्पशन पे कहा कि जी हमें कुछ डाउट्स थे जो कि मेरे ख्याल से उनको क्लैरिटी मिल चुकी है जो हमारी नॉलेज में है। यहाँ से TDEP ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने सबको उनको ग्रीन चैनल दिया है। अब हमें बताया गया है कि जी इसकी समरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रखी हुई है। अब 4 महीने हो गए, बाहर मुल्कों में से जो कॉन्सुलेट हैं, दुबई कॉन्सुलेट ने भी हमारी एसोसिएशन से राब्ता किया है। हमें बताया गया है कि उनके वहां के किसी बायर का सोना पाकिस्तान में फंसा हुआ है। अब इतनी बड़ी अमाउंट का, अब आप खुद देखें, गोल्ड पाकिस्तान में फंसेगा तो नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान से काम कौन करना चाहेगा? तो आई थिंक इसमें मैं अपील करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि प्लीज इसको अर्जेंट बेसिस पे देखें और इस सस्पेंशन को जो है फौरी तौर पे जो है वो खत्म किया जाए ताकि यहाँ से जो लोगों का सोना आया है वो फौरन यहाँ से री एक्सपोर्ट। चले, उम्मीद है आपकी अपील प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे और वो इस पर एक्शन भी लें। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान टिसोरी साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान गोल्ड ज्वेलर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।